हेलो स्टूडेंट, बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको व्यक्तित्व मापन की विधियाँ पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने बताया था व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपण विधियाँ एवं अप्रक्षेपण विधियाँ। जिसमें से प्रक्षेपण विधियाँ जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें से 4 प्रकार की होती हैं: रोरसा, स्याही धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो आपकी जो प्रक्षेपण विधियाँ थी, प्रोजेक्टिव मेथड थी, वो कंप्लीट करवा दी थी मैंने पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले जाके प्रक्षेपण विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स को देख लें। आज मैं आपको नॉन प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ाने वाली हूँ। आप प्रक्षेपण विधियाँ आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रक्षेपण विधियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखें, आप प्रक्षेपण जो विधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ मतलब जहाँ हम किसी एक के व्यवहार को जानते हैं, जहाँ हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनको आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ बोलते हैं। और जहाँ हम एक साथ बहुत सारे लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनको वस्तुनिष्ठ विधियाँ बोलते हैं। और जहाँ किसी के मन का विश्लेषण करते हैं, उसको मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधि में मैंने एक विधि यहाँ पे प्रश्नावली विधि लिखी है। जब प्रश्नावली विधि ये प्रश्नावली जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधि में भी आ सकती है और आत्मनिष्ठ विधि में भी आ सकती है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जब हम किसी एक व्यक्ति के साथ प्रश्नावली विधि का यूज करते हैं तो वो आत्मनिष्ठ में आ जाएगी। और जब हम कोई बहुत सारे व्यक्तियों के समूह में इस विधि का उपयोग करते हैं तो ये वस्तुनिष्ठ विधियों में आएगी। तो आज मैं आपको इसकी जो आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, फर्स्ट नंबर की आत्मनिष्ठ विधियाँ जो हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको 5 प्रकार की आत्मनिष्ठ विधियाँ बताई हैं। तो ये जो 5 प्रकार की आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं कौन कौन सी, तो आप देखें: अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और अंतर्दर्शन विधि। तो आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि, तो ये पाँचों में आज आपको आत्मनिष्ठ विधियाँ, ये पाँचों आज मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। देखें आगे, आप प्रक्षेपण या निर्प्रक्षेपण विधियाँ पढ़ रहे हैं, इसमें से यहाँ से शुरू करते हैं। आप प्रक्षेपण या इसी को बोलते हैं निर्प्रक्षेपण विधियाँ। तो इसमें पहली वाली जो है, ये फर्स्ट नंबर का आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने आपको बता दी। इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो जो 4-5 प्रकार की विधियाँ हैं वो आती हैं, जिसमें से सबसे पहली विधि जो पढ़ने जा रहे हैं वो अवलोकन विधि पढ़ने जा रहे हैं इसमें से। अब आप देखें, अवलोकन मीन्स होता है एब्जॉर्ब मेथड। किसी भी चीज़ को देखकर उसको एब्जॉर्ब करना अवलोकन विधि कहलाती है। अवलोकन विधि हम अपनी जो इंद्रियां होती हैं, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम अवलोकन विधि कहते हैं। अब 5 इंद्रियों की अगर मैं बात करूं, देखें, तो जब हम किसी के भी व्यक्तित्व को अपनी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती, अपने जो 5 इंद्रियां हैं वो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा किसी के व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं तो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। यह देखो, अभी आप शुरू से देखते हैं, अवलोकन विधि यह व्यवहार मापन की सबसे प्राचीन विधि है। बहुत पहले की ये विधि है। इसमें क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति को, कुछ लोगों के मुँह से सुना भी होगा कि अरे हम तो उनको देख के ही बता देंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। और कुछ लोग इतने तजुर्बे वाले होते भी हैं जो किसी भी इंसान को देख के उनकी कुछ हरकतों को देख के एनालिसिस कर लेते हैं और बता भी देते हैं कि ये इस टाइप के व्यवहार वाला, इस टाइप के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सकता है। तो जब हम अपनी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा किसी के व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं तो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। अब देखो, इस विधि के द्वारा किन लोगों के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम छोटे बच्चे होते हैं तो
उनको हम एब्जॉर्ब भी करते हैं, उनको हम देखते हैं वो किस टाइप से खेल रहे हैं, उनका किन चीज़ों में उनकी रुचि है। क्योंकि आप उनसे कुछ पूछोगे, छोटे बच्चे हैं, वो नहीं बोल पा रहा है तो आपके प्रश्नों का आंसर तो दे नहीं सकते, आपसे बातचीत तो कर नहीं सकते, तो उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान के चलो कोई छोटी बच्ची है, अगर वो बहुत ज़्यादा घर के काम कर रही है, उसको घर वाले काम करने में अच्छा लग रहा है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बता देंगे कि इसका घर गृहस्थी में ज़्यादा मन है। कुछ छोटे, अगर कोई बॉय है, कोई लड़का है, तो देखा होगा आपने कि उसको खिलौने तोड़ेगा, पूरा एक एक खिलौने को खोल के देखेगा, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो समझ में आ जाता है कि एक कोई टेक्निकल, इसका जो दिमाग है वो कहीं टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा चल रहा है। तो बच्चों का हम अध्ययन इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अनपढ़ व्यक्तियों का कर सकते हैं। अनपढ़ व्यक्तियों से आप प्रश्न पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन अनपढ़ व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर बता सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। और मानसिक रोगियों के, जो मानसिक रोगी व्यक्ति होते हैं, उनका भी हम उनको भी अवलोकन करके ही उनके व्यवहार का या उनके व्यक्तित्व को बता सकते हैं। ये आपकी अवलोकन विधि हो गई। अवलोकन विधि का जो हम यूज करते हैं वो अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से स्वाद चखकर, प्लस त्वचा के स्पर्श से। तो इन सब चीज़ों से हम व्यवहार को माप सकते हैं, जैसे अवलोकन विधि कहते हैं। ये आपकी अवलोकन विधि कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो विधि है वो है साक्षात्कार विधि, जिसको मौखिक विधि भी कह सकते हैं। साक्षात्कार विधि या मौखिक विधि, इसमें देखें साक्षात्कार विधि में साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन। साक्षात्कार का अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन। साक्षात्कार या मौखिक, साक्षात्कार मौखिक मीन्स सामने से, जहाँ दो व्यक्ति भाग लेते हैं साक्षात्कार विधि में, जिसमें से एक साक्षात्कार कर्ता होता है और एक साक्षात्कार दाता होता है। इसमें क्या होता है, साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, जिसका इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का मतलब होता है देखना। हम किसी के अंदर देखते हैं, किसी का आंतरिक अवलोकन करते हैं, उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। आगे देखें, जॉन जी डार्ले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, जहाँ किसी उद्देश्य के लिए जैसे पीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो पीएससी में कोई अधिकारी पद पे वो बैठने वाला है, डीसी बनने वाला है, तो उसका जो इंटरव्यू होगा तो उसका एक उद्देश्य है कि उसका जो इंटरव्यू हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कि उसको एक अधिकारी के पद पे बैठाना है। तो उसके उसी लेवल के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, उसका व्यवहार देखा जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी। इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व को बताया जाएगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। आगे देखें, यह व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय विधि है वो साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो औपचारिक होता है, औपचारिक मीन्स फॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, औपचारिक में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, इसमें प्रश्न निर्धारित होते हैं, समय निर्धारित होता है, इसको हम नियंत्रित साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। और अनौपचारिक जो होता है, इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, इसमें प्रश्न आंसर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने उसका आंसर दिया, उसके आंसर में से भी और प्रश्न निकाल के जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो पूछ सकता है, या यहाँ वहाँ के कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन लेके पूछ सकता है। इसमें कोई समय भी निर्धारित नहीं होता। और ये अनौपचारिक जो साक्षात्कार होता है इसको अनियंत्रित साक्षात्कार भी कह सकते हैं। और औपचारिक जो होता है इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। आगे देखें, ये देखें, साक्षात्कार में व्यक्ति के ज्ञान का ही नहीं अपितु उसकी बॉडी लैंग्वेज अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ओनली उसके ज्ञान का ही अध्ययन नहीं होता है, साक्षात्कार में उसकी बॉडी लैंग्वेज का भी अध्ययन होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में 55% प्रभाव उसकी बॉडी लैंग्वेज का, लगभग 38% प्रभाव उसकी अभिव्यक्ति का एवं लगभग 7% प्रभाव उसके साक्षात्कार में इस्तेमाल किए गए शब्दों की शक्ति का होता है। मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये मानते हैं कि जो किसी का भी अगर इंटरव्यू लेते हैं उसमें 55% प्रभाव तो उस जो इंटरव्यू
या जो साक्षात्कारकर्ता होता है उसका 55% प्रभाव तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है कि वो किस टाइप से बैठा है, किस टाइप से उसके एक्सप्रेशन है। तो 55% तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ही सिलेक्ट होता है। 38% उसकी अभिव्यक्ति का, किस टाइप से वो बोल रहा है, और 7% जो होता है वो उसके द्वारा किस टाइप के शब्दों का यूज किया गया है। शब्द किस टाइप के शब्द हैं, औपचारिकता वाले शब्द हैं या ऐसे ही कुछ भी अपनी देहाती लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहा है या अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कुछ भी बोल रहा, तो वो शब्द नहीं होने चाहिए। शब्द आपके शुद्ध और अच्छे शब्दों का यूज किया जाना चाहिए। ये साक्षात्कार विधि आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साक्षात्कार विधि क्या है। अब आगे देखें अगली नेक्स्ट विधि। अगली जो विधि है वो है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि या इसी को जीवन वृत्त विधि बोलते हैं, या इसी को व्यक्ति इतिहास विधि बोलते हैं, या इसी का एक नाम और है जीवन गाथा विधि। इसी का एक नाम और है जीवन गाथा विधि। ये भी आप लिख लेना, अगर नहीं लिखिए तो आप लिख लेना। जीवन इतिहास, जीवन व्रत, व्यक्ति इतिहास या जीवन गाथा विधि इसको बोलते हैं। देखें इसके प्रवर्तक टाइडमैन है, याद रखना प्रवर्तक है टाइडमैन। इस विधि में व्यक्ति के, जब इस विधि का यूज करते हैं तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना होता है उसके जो पड़ोसी होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, उन लोगों से उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद फिर उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। और ये विधि का जो यूज होता है वो विलक्षण जो लक्षण किसी भी व्यक्ति में, अगर कोई विलक्षण कैरेक्टर है, किसी भी व्यक्ति में कोई विलक्षण गुण है, ये आप लिख लेना, कोई विलक्षणता, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई विलक्षणता नज़र आ रही, जैसे अगर बात करें कि जो आपने देखा होगा अभी न्यूज़ पे कुछ टाइम पहले चाणक्य जो कौटिल्य जो छोटा सा बच्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछो तुरंत आंसर, तो उसके बहुत सारे नाम, चाणक्य नाम गूगल बोल दिया था उसको, और भी बहुत सारे नाम दे दिए। तो उसकी वो अपनी उम्र के बच्चों से उसके अंदर एक अलग ही विलक्षणता नज़र आई। तो उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए क्या करेंगे, तो उसके जन्म से लेके और उसके वर्तमान टाइम तक के उसके पूरे जीवन इतिहास को जानेंगे कि इसके अंदर ये उसको किस टाइप का वातावरण मिला है, वो सारी चीज़ें उसको किसने सिखाई हैं, या ये उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, उसके परिवार में कोई इतना इंटेलिजेंट था तो उसके ये आनुवंशिक कैरेक्टर के रूप में उभर के आए हैं कि उसको ऐसा माहौल दिया गया कि वो उस माहौल में रहते हुए वो इतना सब कुछ सीख गया। तो इस विलक्षणता को, या बात करें कि कोई छोटा बच्चा बहुत कोई चोर हो गया, कोई अपराधी हो गया, तो उसके अंदर एक अपनी उम्र के बच्चों से वो ज़्यादा कुछ और अलग विलक्षणता आ गई। तो उसकी इस विलक्षणता को जानने के लिए उसके पूरे जन्म से लेके और उसके वर्तमान समय तक के पूरे उसके इतिहास को जानेंगे और उसके व्यक्तित्व का पता चलाएंगे। अभी आप देखें, यह समस्यात्मक बालकों एवं बाल अपराधी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्यात्मक बालक मैंने आपको बताए थे कि कौन होते हैं, ऐसे बालक जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, कोई क्राइम कर लें छोटी सी उम्र में ही, तो उनको हम अपराधी बालक या समस्यात्मक बालकों में रखते हैं। तो ऐसे बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए हम जीवन इतिहास विधि का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखें, इस विधि के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, इस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक रोगों का पता लगाकर उनका निदान एवं उपचार करते हैं। इस विधि के द्वारा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि रोगों का पता लगाते हैं कि इसके अंदर ये विलक्षणता, एक अलग से ये गुण कहाँ से आ गया है, तो इसका पता लगाएंगे और उसका निदान करेंगे और उपचार करेंगे। निदान मीन्स होता है कि उसकी समस्या को पूरी तरीके से जानना। किसी भी बच्चे की कोई समस्या है तो उसको जानना निदान कहलाता है, और जानने के बाद उस समस्या का उपचार कर देना, उस समस्या का समाधान कर देना उपचार कहलाता है। यह विधि
आगे देखें, यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये जो विधि है वो निदानात्मक विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि है। ये आपकी हो गई है जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट अगली विधि पे पहुंचते हैं। अगली विधि है प्रश्नावली विधि, ऐसी का एक नाम और है परिसूची विधि। तो प्रश्नावली विधि के जो जन्मदाता है वो R.S. वुडवर्थ हैं। लेकिन अगर आदि जनक पूछ लें कि प्रश्नावली विधि के आदि जनक कौन है, तो वो सुकरात हैं। बहुत पहले सुकरात ने गीता दर्शन है जिसमें बताया था कि प्रश्नावली विधि का यूज किया गया था, तो सुकरात इसके आदि जनक है। लेकिन अभी की बात करें तो R.S. वुडवर्थ ने इस विधि की खोज की है। आगे देखें, इसमें होता क्या है इस विधि में, तो प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि से एक साथ लाखों लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है। साक्षात्कार में क्या होता है कि साक्षात्कार में किसी भी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर और मौखिक उसका आंसर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे उन प्रश्नों को लिखित रूप में लेते हैं। तो प्रश्नावली विधि एक साक्षात्कार जो विधि है उसका एक औपचारिक एवं लिखित रूप है। लिखित रूप को ही इसको लिखित विधि भी बोल सकते हैं। अगला देखें, प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के गुणों की परीक्षा की जाती है। प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के जो गुण हैं उनकी परीक्षा की जाती है। अब देखें, प्रश्नावली में जो प्रश्नावली जो होती है वो 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। एक प्रश्नावली वो होती है जिसमें सिर्फ हाँ और ना में आंसर दिए जाते हैं, जिसमें कोई प्रश्न होता है उसमें लिखा होता है कि हाँ या ना, क्या तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। ऑप्शन में पीछे लिखा होगा हाँ या नहीं, तो उसमें आपको हाँ और ना में आंसर देना होता है। एक प्रश्नावली में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक होता है कि जहाँ आपको आंसर उत्तर लिखने की छूट होती है, और एक होता है जहाँ आपको सचित्र उत्तर देने होते हैं प्रश्नावली में। और चौथे नंबर की जो होती है वो मिश्रित प्रश्नावली होती है। एक होती है जो हाँ ना में आंसर देने वाली प्रश्नावली, एक उत्तर देने की पूरी छूट होती है, और जो नेक्स्ट जो होती है जो सचित्र प्रश्नावली होती है, और चौथे नंबर की जो होती है वो मिश्रित प्रश्नावली होती है, जिसमें तीनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे देखें, व्यक्तित्व परसूची को विशेष रूप से व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व संबंधी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बनाया गया है। व्यक्तित्व जो परिसूची जो बनाई गई है, परिसूची बनाते हैं किसी भी समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न पहले से ही जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सिलेक्ट करके कुछ प्रश्नों को रख के उनकी एक परिसूची बना लेते हैं। तो उस समस्या से रिलेटेड जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना होता है तो उन प्रश्नों को उस व्यक्ति के सामने रखते हैं। तो उस हिसाब से जो भी वो व्यक्ति जो भी आंसर देता है तो उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व का पर जानकारी मिलती है। तो व्यक्तित्व परिसूची को विशेष रूप से व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व संबंधी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बनाया जाता है। सबसे अधिक जो प्रचलित व्यक्तित्व परिसूची है, सबसे अभी तक की जो सबसे अधिक जो व्यक्तित्व को जानने वाली जो परिसूची है वो मिनीसोटा है। आप याद रखना मिनीसोटा है, और इसमें लगभग 550 प्रश्न थे। मिनीसोटा है, इसको मल्टीफेजिक व्यक्तित्व परिसूची, शॉर्ट में इसको MMPI के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 550 के समथिंग प्रश्न रखे गए थे। अगली नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट विधि है आत्मकथा विधि, या इसी का दूसरा नाम है आत्मदर्शन विधि, या इसी को आत्मनिरीक्षण विधि भी बोलते हैं। आत्मकथा, अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण, ये विधि वो विधि है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में स्वयं अपने अंदर झांककर अपनी खुद की अच्छाई और बुराइयों को लिखित रूप में लिखता है, इसलिए इसको आत्मकथा विधि कहते हैं। इसके जो जन्मदाता हैं वो विलियम वुंट एवं टिचनर है। विलियम वुंट इस विधि में व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करता है, और यह एक प्राचीनतम विधि है। पुराने टाइम में जो पुराना समय था उसमें जो साधु महात्मा, जो संत महात्मा हुआ करते थे, वो इसी विधि का यूज करके आत्मदर्शन करते थे, आत्मनिरीक्षण करते थे, और अपने अंदर अगर कोई भी बुराई उनके अंदर प्रवेश करती है, कुछ भी
तो उनको ऐसा नज़र आता है कि ये चीज़ गलत है, तो वो खुद अपना आत्मदर्शन करके, आत्मनिरीक्षण करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। जैसे महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा में एक पुस्तक लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो पुस्तक है, इसमें उन्होंने अपने खुद के बारे में, अपने खुद के जीवन चक्र के बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये आपकी प्रक्षेपण जो विधियाँ थी, उसमें से जो आपकी जो सबसे पहली वाली जो विधि थी, जिसका नाम है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये आत्मनिष्ठ वाली, आपकी ये व्यक्तिनिष्ठ वाली, ये पांचों कंप्लीट करवा दी हैं। अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, प्रश्नावली एवं अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ पढ़ाऊँगी, जिसमें से ये 5 प्रकार की ये होती हैं। ये पाँचों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी और मनोविश्लेषणात्मक पढ़ाऊँगी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया, मेरी क्लास पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।